Hey everyone, good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज है इंडिपेंडेंस डे, हमारा नहीं अमेरिका का। आज 4 जुलाई को यूएसए का इंडिपेंडेंस डे होता है और ये दिन हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट है नहीं जिसे हम याद रखें। ठीक है, आइए स्टार्ट करेंगे हम 4 जुलाई के सभी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स जो आपके आने वाले हर एक वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखना है और एंड में एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा, आप कीजिएगा और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना। क्लियर है? क्लास ओवर होने के बाद इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इजीली डाउनलोड करो और नोट्स बनाओ, सिंपल। चलिए, इसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जून मंथ एंड हो चुका है और आज आपको कंप्लीट जून मंथ का करंट अफेयर्स मिलेगा। जून मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डेज मैंने ऑलरेडी कवर करा दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जून मंथ की करंट अफेयर्स मैगजीन लॉन्च हो चुकी है जिसमें 300 एमसीक्यूज है और पूरे मंथ के वन लाइनर्स अवेलेबल है। प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से और 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ है। वो सभी बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी हमारा जो मैगजीन बंडल कोर्स लेके रखा है तो उनको अलग से बाय करने की जरूरत नहीं है, मैंने उस बंडल कोर्स में ऑलरेडी इसको ऐड ऑन कर दिया है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। आज हमें थोड़ी सी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, आज हमें थोड़ी सी बैंकिंग न्यूज़ देखनी पड़ेगी, तो ध्यान से समझिएगा। कोई टर्म अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप पर्सनली मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि पूरे टर्म्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी जाए। ओके, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी अलग अलग देश, 5 देशों की यात्रा पे गए हुए हैं। कौन कौन सी कंट्री हैं? घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील एंड नमीबिया। इन कंट्रीज की यात्रा पे 2 जुलाई से 9 जुलाई तक हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। जब ये घाना गए तो घाना का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया। घाना का जो हाईएस्ट अवार्ड है उसका नाम है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना। ठीक है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। तो घाना का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किसे दिया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था साइप्रस के बारे में, याद आया? तो साइप्रस का अभी जो हाईएस्ट अवार्ड है, क्या नाम है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मैक्रोएस थर्ड। ये अवार्ड भी प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है। नौ देखते हैं घाना कहाँ पर है, तो इसके लिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट जाना पड़ेगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अटलांटिक ओशियन से लगा हुआ एक कंट्री है जिसका नाम है घाना। घाना को एक जमाने में गोल्ड कोस्ट कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे गोल्ड पाया जाता था, सोना पाया जाता था। और 1957 में जब इसे आज़ादी मिलती है यूनाइटेड किंगडम से, तो घाना, इसका नाम, गोल्ड कोस्ट का नाम घाना कर दिया गया। ठीक है, घाना की कैपिटल आपको याद रखनी है, अक्रा है। क्या है? अक्रा घाना की कैपिटल है। यहाँ पे करेंसी आपको चेरी देखने को मिल जाएगी और प्रेसिडेंट का नाम है जॉन महामा। और जॉन महामा ने ही प्राइम मिनिस्टर मोदी को घाना का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। क्लियर? तो ये घाना के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। चलिए, अब यहाँ पे जरा सोचिए कि जो एनआरआई कस्टमर, जो एनआरआईज है या एनआरईज हैं, एनआरई मतलब जो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल है, मतलब जो फॉरेन में पैसा कमाते हैं और भारत में स्पेंड करते हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब ये लोग अगर भारत में आके यूपीआई करना चाहें, गूगल पे से, फोन पे से पेमेंट करना चाहें, तो अब यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है कि आपको इंडियन सिम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने इंटरनेशनल सिम के माध्यम से ही गूगल पे या यूपीआई कर सकते हैं। और ऐसी फैसिलिटी स्टार्ट करने वाला पहला बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। क्लियर है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेज इट्स एनआरआई कस्टमर कैन मेक यूपीआई पेमेंट्स। तो जो एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन कस्टमर है या एनआरई एनआरओ अकाउंट्स हैं, वो लोग अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। 12 अलग अलग देशों में ये फैसिलिटी अपने एनआरआई कस्टमर्स के लिए स्टार्ट की है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। वो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, हांगकांग, मलेशिया, ओमान, कतर एटसेट्रा। अब यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट किया है कि नाउ
NRI can use UPI in India with their foreign mobile number. No need of Indian SIM. तो यहाँ पर जो NRI है वो अपने ही फॉरेन अकाउंट से, अपने ही फॉरेन मोबाइल नंबर से रेंट पे कर सकते हैं, अपनी फैमिली को मनी भेज सकते हैं, एक गूगल पे का, फोन पे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको इंडियन सिम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और IDFC फर्स्ट बैंक बिकम वन ऑफ द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू फुली रोल आउट दिस फीचर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के बारे में। दिस इज इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट। अगर आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इस रिपोर्ट से क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। ठीक है, मैं बताऊंगी कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की ये रिपोर्ट आई है। इसमें कहा है कि भारत की जो पॉपुलेशन है, भारत की जो आबादी है, लगातार इंक्रीज हो रही है और भारत की आबादी 1.46 बिलियन पहुंच चुकी है। और हम यहाँ पे 1.7 बिलियन को टच कर लेंगे 2060 तक, और उसके बाद हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट करेगा, ऐसा यूनाइटेड नेशन ने कहा है। क्या कहा है यूनाइटेड नेशन ने? यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि भारत की जो पॉपुलेशन है 1.46 बिलियन है, इंडिया की पॉपुलेशन 1.7 बिलियन हो जाएगी 2060 तक, और 2060 के बाद ये इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होगी। भारत की जो TFR मतलब जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, ऑन एन एवरेज एक फीमेल पूरे जीवन काल में जितने बच्चों को जन्म देती है, तो हमारे देश में हमने एक लिमिट सेट करी थी 2.1 की, कि हमारे देश का हमें अचीव करना है TFR टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 हो, और हमने ये जो रेट सेट किया था उसको हम क्रॉस करके 1.9 पे पहुंच चुके हैं। द रिपोर्ट सेज दैट इंडिया टोटल फर्टिलिटी रेट हैज नाउ ड्रॉप टू 1.9 बर्थ पर वुमेन विच इज बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। अब यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की जो रिपोर्ट रिलीज हुई है, इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। टाइटल है द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। क्लियर है? अब यहाँ पे भारत के अंदर जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, मतलब कितनी यंग पॉपुलेशन है, कितनी ओल्डर पॉपुलेशन है, वो स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। अगर बात की तो 0 से लेकर 14 साल तक के हमारे देश में 24% लोग रहते हैं, 10 से लेकर 19 साल के 17% लोग रहते हैं, 10 से 24 साल के 26% लोग रहते हैं, और 15 से 64 साल के 68% की आबादी आपको देखने को मिलेगी। हमारे देश में लगातार एल्डरी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। करेंटली 7% पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी एज 65 या उसके अबव है। ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो जो पुरुषों में 71 ईयर्स है और फीमेल्स में 74 ईयर्स है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट। क्लियर? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नाउ बात करते हैं ESIC के बारे में, मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम। जैसे कि EPFO वगैरह होते हैं ना, वैसे यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट अपने जो स्टेट एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी कई सारे इंश्योरेंस ऑफर करता है, मेडिकल बेनिफिट ऑफर करता है। उसी स्कीम के बारे में बात हो रही है। ठीक है। ESIC लॉन्चेज SPREE 2025 इस स्कीम को लॉन्च किया है टू वाइडन सोशल सिक्योरिटी कवरेज नेशन वाइड। तो यहाँ पे सोशल कवरेज स्कीम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा रीलॉन्च किया है, जिसका नाम है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में इनकी मीटिंग हुई थी और वहां पर ये फैसला लिया गया है। तो यहाँ पे जो सप्री लिखा है, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ठीक है। इस स्कीम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इस स्कीम को 2016 में रोल आउट किया गया था, जो कि एक सोशल सिक्योरिटी कवरेज स्कीम है। ये स्कीम 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक थी, लेकिन वापस से इसको एक्सटेंड किया गया है। इसमें जो अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयर्स हैं वो एलिजिबल है और इनरोल कर सकते हैं ESI स्कीम के अंदर। इसके लिए इन्हें कोई भी डिमांड नहीं की जाती, विदाउट डिमांड आप यहाँ पे इनरोलमेंट कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन जो होता है वो ऑनलाइन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल के जरिए। ठीक है। नो डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम इफ दे वॉलंटरी रजिस्टर ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि इसके फायदे क्या होते हैं। तो जो भी इंडिविजुअल ESI स्कीम के अंदर इनरोल करता है तो उसको मेडिकल बेनिफिट के साथ साथ कैश बेनिफिट भी होता है। मेडिकल बेनिफिट मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी जो मेडिकल केयर हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें इंश्योरेंस होता है, पर्सनल भी और फैमिली का इंश्योरेंस भी होता है। ठीक है।
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिकनेस, मैटरनिटी और डिसेबिलिटी बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें ईएसआईसी के बारे में, इसका मतलब है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसका फॉर्मेशन 24 फरवरी 1952 को हुआ था। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटेड होती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसी के अंदर जो स्कीम है जिसका नाम है सफरी, इसको एक्सटेंड किया गया है जिससे सोशल कवरेज को एक्सपांड किया जा सके और लोग वॉलेंट्री इस स्कीम के अंदर रजिस्टर करें। और कोई भी वॉलेंट्री आके रजिस्टर करता है तो उसके ऊपर कोई भी मतलब डिसिप्लिनरी एक्शंस नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल लॉन्चेज सी फ्लड इंडेशन फॉरकास्ट सिस्टम। तो सी फ्लड क्या है? तो सी फ्लड क्या है, आपको फ्लड के बारे में पूर्व अनुमान बताएगा, 2 दिन पहले ही जानकारी दे देगा कि फ्लड आएगी। तो इस तरीके के पोर्टल को लॉन्च किया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, CR पाटिल के द्वारा, टू प्रोवाइड 2 डे एडवांस फ्लड फॉरकास्ट। कहाँ पर? जो गांव महानदी बेसिन, गोदावरी, तापी नदी बेसिन में आते हैं, उन गांव के लिए इसे लॉन्च किया है। ये जो सी फ्लड पोर्टल है, इसे डेवलप किसने किया है? इसे डेवलप करने का काम सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसको हम शॉर्ट में CDEC कहते हैं, CDEC पुणे और सेंट्रल वाटर कमीशन ने मिलकर इसको तैयार किया है। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? Central Water Commission comes under the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation। ठीक है, इसको डेवलप अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन किया गया है। ना बात करते हैं व्हाट इज द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन और इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की थी। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है मैत्री डिपार्टमेंट, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी CDEC पुणे और IISc बेंगलुरु आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो हमारे परम सीरीज सुपर कंप्यूटर है, आप लोग और भी प्रत्युष वगैरह सुपर कंप्यूटर देखते हो, वो सभी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर ही तैयार किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगली स्कीम के बारे में बात करेंगे, RDI स्कीम। RDI का मतलब है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। इस स्कीम को रिसेंटली लॉन्च किया है 1 लाख करोड़ रुपए के बजट के साथ। ठीक है, इन अ मेजर इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथ इंडियाज इनोवेशन इकोसिस्टम, यूनियन कैबिनेट ने RDI रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम को लॉन्च किया है, जो कि 1 जुलाई 2025 से इफेक्ट में है। इसके लिए बजट 1 लाख करोड़ रुपए का है। क्या है ये स्कीम? देखिएगा, जो लोग मतलब कई सारे ऐसी प्राइवेट एजेंसीज होती हैं, कई सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क करते हैं, लेकिन उनके पास उतना फाइनेंस नहीं होता R&D करने के लिए। तो ऐसे केसेस में क्या प्रोवाइड किया जाएगा? फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, वो भी लो या फिर जीरो इंटरेस्ट रेट पर। ठीक है, RDI स्कीम सीक्स टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और रिफाइनेंसिंग टू प्राइवेट कंपनीज एट लो और नील इंटरेस्ट रेट, जिससे हमारे देश में हम नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे काम कर सकेंगे। और हम चाहते हैं कि भारत को एक टेक्नोलॉजी हब बनाए, हमारे देश के जो यूथ है वो भी टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट हो। तो इन्हांस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमी सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिलायंस हमारा पर्पस है। अब इसका ये जो पूरा प्लान है, जो RDI स्कीम है, ये 2 फेज में होगी, मतलब 2 टियर की स्कीम है। अब 1 लाख करोड़ रुपए आपका बजट है, मतलब एक फंड तैयार किया जाएगा। तो एक स्पेशल पर्पस फंड तैयार किया जाएगा, और इस स्पेशल पर्पस फंड का कस्टोडियन कौन होगा, कौन इसकी देखभाल करेगा? आंसर हो जाएगा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये हो गया आपका टियर 1। अब टियर 2 में क्या होगा? सेकेंड लेवल पे अलग अलग जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनके जो मैनेजर्स हैं, वो फंड की डिमांड करेंगे। ठीक है, और उनको लॉन्ग टर्म बेसिस पे लोन वगैरह स्टार्टअप के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी जो नोडल डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर इतनी चीजें? चलो, बैंकिंग एस्पिरेंट, स्पेशली उनके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जून 2025 को रिलीज किया है।
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज करता है। कितनी बार? पूरे साल भर में 2 बार, एक बार जून मंथ में और एक बार दिसंबर के महीने में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है, जो बताता है कि हमारे देश के जो फाइनेंस सेक्टर है, मतलब जो एनबीएफसी है, हमारे देश में जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, उनकी हालत कैसी है, उनका एनपीए कैसा है, उनके पास असेट साइज कैसा है, मतलब हमारे देश की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उसके बारे में बताता है। इस रिपोर्ट को एक कमेटी तैयार करती है जिसका नाम है एफएसडीसी, डिपार्टमेंट के अंदर बनी हुई कमेटी। एफएसडीसी का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, जिसका फॉर्मेशन 2010 में हुआ था और एक नॉन स्टैचुरी बॉडी है। इसको चेयर करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। इसके अंदर आरबीआई, सेबी, इरडई, इन सब के मेंबर्स भी शामिल होते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है कि इंडिया की जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है वो 6.5% एज्यूम की गई है FY 2026 में। हमारे जो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर्स हैं उनके पास सफिशिएंट अमाउंट में कैपिटल बफर है। हमारे जो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर है उनका लो एनपीए आपको देखने को मिलेगा। हेल्दी इकोनॉमी, प्रॉफिटेबल कंडीशन में हमारे बैंकिंग सेक्टर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा इसमें कहा है जो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं वो एडवर्स कंडीशन में, मतलब जैसे कि इतनी वॉर सिचुएशन है, गाजा इजराइल देख लो, यूएसए, ईरान और इन सब का आप कॉन्फ्लिक्ट्स देख लो, इन सब कंडीशंस के बाद भी भारत के जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी कंडीशन अच्छी है, लो एनपीए है, प्रॉफिटेबल और हेल्दी कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। कुछ की स्टैटिक्स दिए गए हैं कि ग्रॉस एनपीए, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक का ग्रॉस एनपीए है, वो 2.6% ड्रॉप हुआ है, विच इज़ गुड। इसके अलावा जो एनबीएफसीज हैं उनके पास जो कैपिटल एडिकेसी है वो 22% है और इनका जो ग्रॉस एनपीए है वो 4.2% है। कैपिटल टू रिस्क वेटेज असेट रेशियो 16.8% है। हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर है उनकी सॉल्वेंसी रेशियो 1.95 है, मतलब जितना इन्होंने पॉलिसी देकर रखी है उनके कंपैरिजन में 1.95 इनके पास क्या है, असेट है। ऐसा नहीं कि आपने लोन बांट दिया, इंश्योरेंस दे दिया और आपके पास रिफंड करने के लिए, वापस देने के लिए कुछ है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। 1.95 इनके पास असेट साइज आपको देखने को मिलेगा, जिसको हमने सॉल्वेंसी रेशियो कहा है। इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $642 बिलियन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ की स्टैटिक्स इस रिपोर्ट में पब्लिश किए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का नाम चेंज किया गया है और इसका नया नाम रखा गया है सावित्री बाई फूले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसके कई सारे रीजनल ऑफिसेज देखने को मिलेंगे, रीजनल सेंटर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि बेंगलोर में, गुवाहाटी, लखनऊ, इंदौर और मोहाली में। इसका एक और नया रीजनल सेंटर बनाया गया है रांची में। कहाँ पर बनाया गया है नया रीजनल सेंटर? रांची में। ठीक है। इसके अलावा कुछ समय पहले हमने डिस्कशन किया था कि बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे रखा जा रहा है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी रखा जाएगा, क्योंकि हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उनका हमारे देश की या सिटी जो बेंगलुरु सिटी है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशनल लैंडस्केप में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे जो कैंपस है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का कैंपस है, एक और नया फेज 2 में इसका डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने 123 करोड़ रुपीस अलॉटमेंट किए हैं। ठीक है। चलो, अब एक और नया इनिशिएटिव है। इंदौर काफ़ी सारी चीज़ों में आपको फर्स्ट देखने को मिलेगा। स्वच्छता में तो नंबर 1 है ही इंदौर। अब यहाँ पे क्यूआर बेस्ड, मतलब आपके घरों के बाहर नेम प्लेट ना होके क्यूआर कोड लगा होगा आपके एड्रेस के लिए, राइट? तो इंदौर ने इंडिया का पहला क्यूआर बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम लॉन्च की। ठीक है। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज लॉन्च डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड क्यूआर कोड एंड जीपीएस टेक्नोलॉजी टू रिप्लेस कन्वेंशनल एड्रेस फॉर्मेट। मतलब जो कन्वेंशनल आप लिखते हो कि मैं इस कॉलोनी में, इस मोहल्ले में, इस वार्ड में, इस घर में रहता हूँ, लैंडमार्क ये है, अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं। क्यूआर कोड होगा जो कि जीपीएस के साथ लिंक होगा। क्यूआर कोड को स्कैन करो, आप XYZ किसी भी घर के एड्रेस पता कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को रिसेंटली पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया है सुदामा नगर में, इंदौर में। ठीक है। और इसमें डिप्लॉयमेंट किया गया है क्यूआर बेस्ड एड्रेस प्लेट का।
तो क्यूआर कोड जो है हर एक घर में एक मेटल प्लेट लगाई जाएगी जिसमें एक यूनिक क्यूआर कोड होगा और ये जीपीएस टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट होगा जिसमें प्रॉपर रियल टाइम कोऑर्डिनेशन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे डिजी पिन इंटीग्रेट किया गया है पोस्टल सर्विसेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो सीबीडीटी रेजेस कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स टू 376 फॉर FY26। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे देखिएगा जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते, फॉर एग्जांपल आप लोग ने 2010 में एक फ्लैट खरीदा था, 2010 में उस फ्लैट की वैल्यू 10 लाख रुपए थी। अब 2020 में आप उस फ्लैट को बेच रहे हो तो 2020 में उस फ्लैट की वैल्यू मान लेते हैं 30 लाख रुपए है। तो 10 लाख में खरीदी थी, 30 लाख रुपए में आप बेच रहे हो, तो ये आपका जो बचा हुआ 20 लाख है वो क्या है, कैपिटल गेन है। तो आपके जो असेट्स होते हैं, आपकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें आपका जो गोल्ड होता है उसमें आपको कैपिटल गेन मिलता है और उस कैपिटल गेन पे आपको कैपिटल गेन टैक्स भी देना होता है। लेकिन इन्फ्लेशन भी तो इंक्रीज हो रहा है ना। 2010 में आपके जो दाल है, चावल है, आटा है, उसके भाव अलग थे। 2020 में सारी चीज़ों के भाव अलग है, मतलब इन्फ्लेशन भी तो है। तो जो कैपिटल गेन है यार, वो ऐसा तो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली उसमें वेरिएशन हुआ है। कैपिटल गेन जो है इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली चेंज हुआ है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि उस समय जो 10 लाख रुपए की वैल्यू है वो इस समय 30 लाख रुपए की वैल्यू है। समझ रहे हो ना। तो इस पे कोई ज़्यादा टैक्सेस ना लगाने पड़े, इसलिए यहाँ पे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, पहले कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 363 रुपीज़ था, मतलब 363 था, इसको इंक्रीज करके 376 कर दिया गया है FY26 के लिए और ये 3.3% का इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। The index is used to adjust the purchase of price of asset for inflation। महंगाई के कारण आपके जो असेट्स है उसमें जो वैल्यू चेंज हो रही है उसको कैलकुलेट करने के लिए 376 कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है। इससे रेसिडेंट इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज और जो टैक्स पे करते हैं, जो सेल करते हैं असेट्स को, उनको फायदा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम वृद्धनगर के बारे में। वृद्धनगर तमिलनाडु राज्य में है और इसे सिलेक्ट किया गया है पीएम मित्र स्कीम के अंदर। यहाँ पर पीएम मित्र पार्क बनाया जाएगा, इसलिए 1900 करोड़ रुपए का बजट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सैंक्शन 1900 करोड़ रुपीस फॉर एस्टेब्लिशिंग अ स्टेट ऑफ आर्ट पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क इन वृद्धनगर तमिलनाडु। लगभग 105 एकड़ ऑफ लैंड में इस पीएम मित्र पार्क को बनाया जाएगा। 1 लाख से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट होंगी। ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज ट्रीटमेंट के साथ इसे तैयार किया जाएगा और टारगेट ईयर है 2026। 2026 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अब पीएम मित्र स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की स्कीम है जिसके अंदर हमारे देश में 7 वर्ल्ड क्लास टेक्सटाइल पार्क बनाने हैं और उसी के अंदर तमिलनाडु के वृद्धनगर को सिलेक्ट किया गया है। जैसा कि मैंने कहा 7 सिटीज सिलेक्ट की गई है, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। पीएम मित्र का मतलब है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन ऑफ अपैरल स्कीम। 2026-27 तक ये स्कीम आपको देखने को मिलेगी, मतलब 2026-27 तक 7 पीएम टेक्सटाइल पार्क हमें स्टैब्लिश करने हैं जिसके लिए 4445 करोड़ रुपीस का बजट अलॉटमेंट किया गया है। ये जो पीएम मित्र पार्क है एज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल काम करेंगे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से तैयार किए जाएंगे। यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर होगा, टेक्निकल टेक्सटाइल फील्ड में रिसर्च की जाएगी, भारत को टेक्सटाइल का हब बनाना है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है और नई डिज़ाइन सेंटर्स को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार लॉन्चेस मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा स्कीम। तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा स्कीम किस राज्य सरकार की है? आंसर क्या हो जाएगा? बिहार राज्य की स्कीम आपको देखने को मिलेगी। बिहार राज्य के जो यूथ है जिन्होंने 12वीं अभी पास की है और 12वीं पास करने के बाद किसी डिप्लोमा कोर्स, ग्रेजुएशन कोर्स, आईटीआई कोर्स में इनरोलमेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे बिहार राज्य आपको यूथ इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगी। तो बिहार गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू यूथ फॉर इंटर्नशिप लास्टिंग 3 to 12 मंथ। 3 से 12 महीने की इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाएगा जिन्होंने 12वीं बोर्ड को पास कर लिया है।
इसमें 18 से लेकर 28 साल के बीच के जो भी यूथ होंगे उनको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। 4,000 रुपये अगर 12वीं पास कर लिया है, अगर आप इंटर्नशिप करते हैं और 12वीं पास हो तो 4,000 रुपये आपको मिलेंगे। ITI डिप्लोमा होल्डर है तो 5,000 रुपये आपको यहाँ पर मिलेंगे। 6,000 रुपये अगर आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो तो 3 से लेकर 12 महीने तक की आपकी इंटर्नशिप होगी जो कि बिहार गवर्नमेंट के बच्चों के लिए होगी। और बिहार सरकार आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड करेगी, इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगी आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली कि आप 12वीं पास है, ITI है, डिप्लोमा है या ग्रेजुएट है। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपने ज़िले को छोड़ के दूसरे ज़िले में जाके पढ़ाई करते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई करते हैं तो उनको 2,000 रुपये पर मंथ एडिशनल स्टाइपेंड मिलेगी। और ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बिहार राज्य के बाहर, हो सकता है MP में पढ़ाई कर रहे हो, UP में पढ़ाई कर रहे हो, तो उनको एडिशनल 5,000 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना पे भी हमने डिस्कशन किया था। ये योजना भी लॉन्च की गई थी कैबिनेट के द्वारा। इसमें कहा गया था ऐसे कोई भी आर्टिस्ट जो 10 साल से ज़्यादा मतलब 10 साल से ज़्यादा अपनी फील्ड में डेडिकेटेड वर्क कर रहे हैं उनको 3,000 रुपये पर मंथ पेंशन यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, बिहार की कैपिटल पटना है, नीतीश कुमार यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आफ्टर SBI एंड कैनरा बैंक, SBI और कैनरा बैंक ने कुछ समय पहले जो मिनिमम एवरेज बैलेंस, मतलब आपके अकाउंट में इतना मिनिमम बैलेंस होना चाहिए नहीं तो आपको पेनाल्टी लगेगी, तो ये जो मिनिमम एवरेज बैलेंस का क्राइटेरिया उसको समाप्त कर दिया। मतलब आपका अगर जीरो बैलेंस भी है तो आपके ऊपर कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, तो SBI एंड कैनरा बैंक waived minimum average balance penalty, which state-owned bank recently announced it will also stop charging penalty for failing a maintain average account balance। तो आंसर हो जाएगा आपका पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट है केशव रामचंद्रन, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुके हैं RBI के। ये किस डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं? आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन, प्रूडेंशियल रेगुलेशन डिवीजन। ठीक है, until which date has a tenure of FSIB chairman and member has been extended। तो FSIB के चेयरमैन और उसके मेंबर का टेन्योर 1 साल के लिए मतलब 30 जून 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। FSIB के चेयरमैन कौन है? आंसर हो जाएगा भानु प्रताप शर्मा आपको देखने को मिल जाएंगे। What new name has been given to the National Institute of Public Cooperation and the Child Development? आंसर हो जाएगा सावित्री बाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। BB पट्टाभिराम, इनका निधन हो गया, ही पास्ट अवे। इनका नाम लिम्का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। इन्होंने कौन सा काम किया है? इन्होंने पहला योगा स्कूल ओपन किया, इन्होंने पहला पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ओपन किया, इन्होंने पहला मैजिक स्कूल ओपन किया या इन्होंने पहला मेडिटेशन सेंटर ओपन किया? क्या कंट्रीब्यूशन इनका रहा है? आपको सर्च करना है और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर है? आई होप आपको इतना सभी कहानी मैटर क्लियर हो गया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है, करंट अफेयर समझ में आए हैं, यूजफुल लगे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। अगर आप शेयर नहीं करते हैं, स्टूडेंट कम होते हैं तो मुझे बहुत डीमोटिवेशन होता है। तो जैसे मैं आपको मोटिवेट करती हूँ तो आपका भी बदले में काम है कि मुझे मोटिवेट करो। तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो और पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। और मोर अपडेट के लिए आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। थैंक यू।